जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और रेलवे की एग्ज़ामों को देखते हुए जो संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था की एक नोट्स जो दी गई है उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें टोटल जो है वो 800 प्लस प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो 1773 में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो 1773 ईस्वी में। अगला सवाल है, एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो 1773 में। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो 1773 के अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 ईस्वी के। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? 1781 ईस्वी में। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को। अगला सवाल है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। अगला सवाल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है। अगला सवाल है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 ईस्वी का करा चार्टर एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 ईस्वी का करा चार्टर एक्ट के तहत। अगला सवाल है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 ईस्वी में। प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो 1834 ईस्वी में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के। प्रथम विधि आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1858 ईस्वी में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल
कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला सवाल है, विभागीय प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? विभागीय प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1861 ईस्वी के। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, वे कौन थे? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। एक बार फिर देख लीजिए। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, वे कौन थे? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? तो 1873 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था? तो 1 जनवरी 1884 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था? 1 जनवरी 1884 को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1892 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो 1892 ईस्वी के। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो 1892 ईस्वी के। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार जो है ये किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 का। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 के। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 का। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 का। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 1909 के। मत देने का अधिकार जो है ये किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1909 के। ठीक है। अगला सवाल है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1909 ईस्वी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1909 ईस्वी का अधिनियम। अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 के। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 ईस्वी का। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। अगला सवाल है, एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 ईस्वी का। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1919 ईस्वी का।
पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कब किया गया? तो 1919 का। पहली बार केंद्रीय बजट को जो है राज्य के बजट से अलग कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? वैधानिक आयोग का गठन जो है ये किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 ईस्वी का। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? कौन सा अधिनियम जो है ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। 1935 के अधिनियम जो हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? तो 321 अनुच्छेद थे उसमें और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। अगला सवाल है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 के। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना जो है ये 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। अगला सवाल है, 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो नेहरू जी ने। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो नेहरू जी ने। संघ न्यायपालिका की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 के। संघ न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 के। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत परिषद का अंत जो है ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? तो 1935 में। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? तो 1935 के अधिनियम में। बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ? बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। बर्मा जो है ये भारत से 1935 के अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला सवाल है, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दिया गया था? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला सवाल है, संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? तो 1947 की। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? तो 1947 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 को। संविधान सभा का गठन जो है ये कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी को। ठीक है। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है ये कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। अगला सवाल है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? तो 1924 ईस्वी में। ठीक है। संविधान सभा का विचार जो है ये स्वराज पार्टी ने कब रखा था? 1924 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। अगला सवाल है, संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा
के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। अगला सवाल है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या 15 थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो नेहरू जी ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो नेहरू जी ने। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई थी? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो बी.एन. राव ने। संविधान सभा का प्रारूप जो है ये तैयार किया था बी.एन. राव ने। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे से। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। अंतरिम मंत्रिमंडल के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ उपाध्यक्ष होना चाहिए। अंतरिम मंत्रिमंडल के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति के मंत्री कौन थे? तो जॉन मैथाई। ठीक है। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि के मंत्री कौन थे? खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली। और श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। ठीक है। आगे है, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो सी.एच. भाभा। सी.एच. भाभा। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए? तो 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो आई चुंदरीकर। आई चुंदरीकर। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग में विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग में विधि मंत्री जो है ये जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। मुस्लिम लीग में संचार मंत्री कौन बने? तो अब्दुल रब नस्तर। मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो गजानतर अली खान। मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानतर अली खान। अगला सवाल है, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1948 को। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1948 को। अगला सवाल है, प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? तो 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब पेश किया था? 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। अगला सवाल है, संविधान सभा में
संविधान का दूसरा वाचन कब से कब तक? तो 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक। संविधान सभा में तीसरा वाचन कब से कब तक चला? तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। अगला सवाल है 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष और सचिव दोनों थे। ठीक है। अगला सवाल है वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो है इसके सचिव थे। अगला सवाल है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में जो है कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला सवाल है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? तो 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? 114 दिन। संविधान के निर्माण में कितने रुपये का व्यय हुआ था? तो 64 लाख रुपये का। संविधान के निर्माण में जो है वो 64 लाख रुपये का व्यय हुआ था। अगला सवाल है संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया? संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1949 को। संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया? तो मई 1949 में। संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया? तो मई 1949 में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय झंडा को अपनाया 22 जनवरी 1947 को। अगला सवाल है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। यह कब घोषित किया गया? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाला 1957 में। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। यह कब घोषित किया गया? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाला 1957 में। अगला सवाल है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? तो बेरुवाड़ी वादी 1960 में। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? तो बेरुवाड़ी वादी 1960 में। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगला सवाल है भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय देखने को मिलता है वह कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का देन है? तो फ्रांस की। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। अगला सवाल है भारत के संविधान में संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आगे है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान व समाज सेवा कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा
शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आगे है, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता राज्यपाल की नियुक्ति अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगा कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। संघात्मक विशेषाधिकार राज्यपाल की नियुक्ति अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये सभी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय कहाँ से लिया गया है? तो ये भी कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा है? तो प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र की चर्चा है? तो प्रथम अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुसूची से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा मिलती है? तो द्वितीय में। किस अनुसूची से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा मिलती है? तो द्वितीय में। किस अनुसूची से हमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलती है? तो चौथी अनुसूची में। किस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलती है? तो पाँचवीं अनुसूची से। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है? तो छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। किस अनुसूची से केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो सातवीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है? तो सातवीं अनुसूची से। ठीक है। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि जो है किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कुल कितने विषय थे? तो 66। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। ठीक है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? समवर्ती सूची में जो है 47 विषय थे और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, 52। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में जो है ये 22 भाषाओं का उल्लेख है। सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया था? सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। मैथिली, डोगरी, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। मैथिली, डोगरी, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है। अगला सवाल है, किस अनुसूची में राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है? तो 9वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है? तो 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम हैं? तो 284। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम हैं? 284।
10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 52वां संशोधन 1985 में। 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान में कब जोड़ी गई थी? 52वां संशोधन 1985 में। दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची से है? तो 10वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़े गए थे? तो 73वें संशोधन 1993 में। 11वीं अनुसूची जो है संविधान में कब जोड़े गए थे? 73वें संशोधन 1993 में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 29 विषय। 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय थे। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 74वें संशोधन 1993 में। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था? 74वें संशोधन 1993 में। स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है? स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है? तो 12वीं अनुसूची से। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पर। जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पर। देशी रियासतें को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 3 से। मौलिक अधिकार की चर्चा कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार की चर्चा जो है कौन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 में। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में। नागरिकता की चर्चा है अनुच्छेद 5 से 11 में। नागरिकता की चर्चा है अनुच्छेद 5 से 11 में। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो अनुच्छेद 324 से 329 में। निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? अनुच्छेद 324 से 329 में। जेवीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे? जेवीपी समिति के सदस्य कौन थे? नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया। नेहरू, पटेल और सीतारमैया। रामोलू की मृत्यु कब हुई थी? रामोलू की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो जुलाई 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? जुलाई 1956 में। महाराष्ट्र का गठन कब किया गया था? महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों का गठन जो है 1 मई 1960 को किया गया था। 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन किया गया 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को। मेघालय का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। मेघालय का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? मणिपुर त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन हुआ था 26 अप्रैल 1975 को। 26 अप्रैल 1975। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 87 को। गोवा का हुआ था 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। ये इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2000। तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। पूर्व क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पूर्व कोलकाता, पश्चिम मुंबई, ठीक है। और उत्तर नई दिल्ली और मध्यवर्ती इलाहाबाद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। भारत में किस तरह की नागरिकता है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? तो 1955 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? 1955 ईस्वी में।
माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया? तो 1992 में। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है? भारतीय नागरिकता जो है ये कितने प्रकार से उसका अंत होता है? तो 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपको इसकी PDF फाइल जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।